हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 5 को रिवाइज़ कराना चाहूँगी कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। देखो, हमने उसमें लेटेंट हीट पढ़ा था। लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट। हिडन हीट क्या काम करती है? हिडन हीट बिना टेम्परेचर को बढ़ाए एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है, यानी कि मेनली उसका काम होता है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो तोड़ती हैं तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज नहीं होती है, और अगर वो इंक्रीज नहीं होगी तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बिना उसका टेम्परेचर चेंज करे, तब जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फिर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है बिना टेम्परेचर चेंज करे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके। अब हमारा आ जाता है टॉपिक सब्लिमेशन। ठीक है। मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाए थे, वो भी ध्यान रखना। ठीक है। सब्लिमेशन की खासियत ये है कि इसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है अगर हम उसे हीट देते हैं। ठीक है। और वेपर्स भी डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड में अगर हम उसको कूल करें। फ़र्क यहाँ पर इतना है कि सॉलिड और वेपर डायरेक्टली चेंज होती हैं और दोनों प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। एक में हीटिंग से चेंज होता है और एक में कूलिंग से चेंज होता है। ठीक है, इन दोनों से। ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि जो सॉलिड सब्सटेंस हम लेते हैं सब्लिमेशन करने के लिए उसे हम बोलते हैं सब्लाइम, यानी इस चीज़ को हम हीट करेंगे। ठीक है। और जो सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन होता है वेपर्स को ठंडा करने के बाद, जो हमें सॉलिड सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है। अभी आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एज सब्लाइम लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है। अब ये हमारे पास है इसका डायग्राम, हम इसे कैसे रखते हैं तो देखो, ये है हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, ये है हमारे पास बर्नर। ठीक है। इससे हम हीट करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड रखने के लिए होता है चाइना डिश वगैरह को। इसके ऊपर हम रखते हैं वायर गेज, ये छन्नी टाइप की होती है, इसके ऊपर हम रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। अब इस वायर गेज के ऊपर हम रखते हैं चाइना डिश, इसको बोलते हैं हम चाइना डिश। क्या बोलते हैं? चाइना डिश। इसके ऊपर हम रखते हैं इन्वर्टेड फ्लास्क, हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड ग्लास फनल। ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास फनल। ठीक। और इसके अंदर हमने चाइना डिश के अंदर हमने क्या रखा है? अमोनियम क्लोराइड रखा है, यह है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। और ये आपकी लगी है कॉटन प्लग। क्या लगी है? कॉटन प्लग, ताकि ये बाहर ना निकल सके, जो हीट करके जो वेपर्स बनेंगे वो बाहर ना जा सके, इसलिए हमने कॉटन प्लग लगाया है। ठीक। अब जब ये हीट होता है तो ये यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड देखो इस जगह पर, ये जो फनल आएगी इसके इस जगह पर जमा हो जाती है। ठीक है। और किसकी तरह जमा होती है? एज सब्लिमेट। ये था सब्लाइम और ये है सब्लिमेट। ठीक है, ये बता दिया मैंने प्रोसेस पूरा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो छोटी छोटी नेफ्थलीन बॉल्स रहेगी, ठीक, उसको हम क्लोथ्स में रखते हैं, वुलन और सिल्क क्लोथ में रखते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट वगैरह ना लगे। तो नेफ्थलीन बॉल्स समय के साथ डिसअपियर हो जाती है, यानी कि उड़ जाती हैं, वो भी बिना कोई रिजाइड्यू छोड़े। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन हो रहा होता है। हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा। तो अभी क्या हो रहा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और सब्लिमेशन होने की वजह से उसकी वेपर्स धीरे धीरे डिसअपियर होती जाती हैं, ठीक है, एयर के साथ उड़ती जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल। ये है स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल, ठीक। पढ़ते हैं इसे। देखो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या होगी, मेल्टिंग प्रोसेस होगा। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे, फ्रीजिंग होगा। लिक्विड से गैस में करेंगे, कंडेंसेशन होगा। गैस से लिक्विड में करेंगे, बॉइलिंग प्रोसेस होगा। और यहाँ पर सॉलिड से अगर हम गैस में चेंज करेंगे या गैस से सॉलिड में चेंज करेंगे, दोनों में ही सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था, पिछली से पिछले वाली में, कि हम या तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके, या फिर हम प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं। अब ये वही वाला पॉइंट है कि अगर हम प्रेशर चेंज करें तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो देखो इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है प्रेशर के चेंज होने पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं उस पर प्रेशर अप्लाई करके और उसका टेम्परेचर लो करके। जब हम गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट गेट्स कंप्रेस्ड। गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। व्हेन वी लो इट्स टेम्परेचर, और जब हम इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है पार्टिकल्स की टेम्परेचर लो करने पर। तो वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब तक वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ जाता और वो कम्प्लीटली लिक्विफाई नहीं हो जाते, तब तक वो अट्रैक्शन रहेगा उनके बीच में, ठीक है। तो व्हेन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो कंप्रेशन और कूलिंग से लिक्विफाई हो सकती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल गैस हैगी, ये हमारे पास एक चैम्बर है, इसमें पिस्टन लगी है, ठीक है, पिस्टन है ये। पिस्टन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब की बार हमने क्या करा, पिस्टन को कंप्रेस किया और टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब लो कर दिया टेम्परेचर कूल करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो गैस के पार्टिकल्स क्या हुए, पास आ गए। और फिर हमने और कंप्रेस किया तो गैस के पार्टिकल्स इतने क्लोज आ गए कि गैस लिक्विफाई हो गई। और जो गैस लिक्विफाई होती है, फॉर एग्जांपल है ये अमोनिया गैस लिक्विफाई हो सकती है आसानी से, ठीक है, कंप्रेशन और कूलिंग के प्रोसेस से। नेक्स्ट है, अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ करना मतलब पिस्टन को ऊपर की साइड खींचना और टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्रेशर को घटाएंगे, अगर हम सॉलिड CO2 के प्रेशर को घटाएंगे तो वो आसानी से CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है इवेपोरेशन, और ये सबको पता है इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर्स में। अब इतना बात तो आपने पढ़ा है, लेकिन इतनी बात आगे की ये है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी चेंज हो सकता है।
बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रखा है। इससे नीचे वाले टेम्परेचर पर भी क्या हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होगा क्या, तो हम कहेंगे हाँ जी, रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन हो सकता है, वरना तो घर में कपड़े ऐसे नहीं सूखते। जब आप फ़ैन वगैरह चला देते हो तो कपड़े सूखते हैं ना, तो यानी कि उस टाइम भी तो वहाँ कुछ ना कुछ टेम्परेचर मौजूद है जो मॉइस्चर को निकाल रहा है, एयर मॉइस्चर को निकाल रही है कपड़ों में से, तो उस टाइम भी तो कुछ टेम्परेचर मौजूद है उसे सुखाने के लिए। अब देखो, वट एवर बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर भले ही कुछ भी हो, एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेन एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। भले ही कितना भी टेम्परेचर हो, लेटेंट हीट हमें देनी ही पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये हमें देनी ही पड़ेगी अगर हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर, ठीक है। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अभी तक की एक बात तो साइड थी, ठीक है। अब ये अगली बात जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग खोल के पढ़ना अच्छे से। देखो, फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब है जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन होने का जो प्रोसेस है वो बढ़ा समय के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सरफेस एरिया, कि जैसे ही हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सो इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू एयर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, कोई भी सब्सटेंस है या लिक्विड है, लिक्विड एक गिलास में आप पानी लो, पूरी छत पे फैला दो, तो उसका इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। अगर आपने एक गिलास को ही ऐसे रख दिया तो उसमें से इवेपोरेशन तेज़ होने में, मतलब उसमें इवेपोरेशन तेज़ नहीं हो सकता उसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। इवेपोरेशन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी उड़ेगा। आगे बात समझ में। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे वेट क्लोथ्स लिए हैं, वेट क्लोथ्स को अगर हम ड्राई करने के लिए फैला के मतलब खूब खोल के फैलाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, गीले कपड़ों को तार पे खोल खोल के फैला दिया, तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है अब, तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि अब क्या है, एयर उसके कांटेक्ट में ज़्यादा आ रही है, तो वो जल्दी से मॉइस्चर को खींच के लेके जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो आपके क्लोथ्स हैं वो तेज़ी से सूखेंगे। आगे बात समझ में, यही सब लिखा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, देखो, अमाउंट ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कितना वाटर वेपर का अमाउंट मौजूद है, ह्यूमिडिटी बोले तो नमी, एयर में कितनी नमी है, ठीक है। व्हेन दिस अमाउंट प्रेजेंट इन एयर इज़ सो स्मॉल, अगर ये अमाउंट वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो कम है, बहुत कम है, तब हम क्या कहेंगे कि एयर क्या है, ड्राई है, ठीक है। और अगर यही अमाउंट ज़्यादा है तब हम बोलेंगे एयर इज़ डैम्प, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस डिग्री ऑफ डैम्पनेस, ये हमें बताती है कि कितनी नमी है एयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर लो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के अंदर नमी कम है,
नमी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। अगर एयर के अंदर नमी कम है तो वो कम हैवी होगी है एयर कम हैवी होगी तो वो जल्दी से बाकी के वाटर को भी खींच सकती है। जैसे हमने कपड़े सुखाए हैं, सुखाने के लिए डाले हैं, तो उसमें से अगर नमी ज़्यादा होगी तो आप जैसे बारिश का मौसम है, सब छोड़ो चलो, बारिश का मौसम में कपड़े देरी से सूखते हैं और वहीं एकदम कड़क धूप निकले तो बहुत तेज़ी से कपड़े सूखते हैं। तो उस टाइम क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में। जब बारिश का मौसम होता है वाटर वेपर्स ज़्यादा होती हैं एयर के अंदर, और जब धूप निकल रही होती है तो वाटर वेपर्स बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगी, बहुत ही कम अमाउंट में। तो वो जल्दी से क्या करती हैं, कपड़ों में से मॉइस्चर को खींच लेती है, जितना उसका सरफेस एरिया, कपड़ों का सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हाँ ये मैं बता रही थी कि ह्यूमिडिटी अगर लो होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा और ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। ठीक है, और वाटर बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट जो अफेक्ट करता है वो है विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, यानी कि इवेपोरेशन का रेट बढ़ सकता है किसी भी लिक्विड का विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। अगर तेज की हवा चल रही है तब इवेपोरेशन और तेज़ी से होगा। देखो व्हेन, सेकंड पॉइंट है, व्हेन स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद विंड। जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल हैं वो विंड के साथ चलेंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन सराउंडिंग, और आसपास से क्या करेंगे, अमाउंट, जो भी वाटर वेपर का अमाउंट है उसको कम कर देंगे। ठीक है, दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और इसीलिए क्या होता है, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना ज़रूर से ज़रूर, और समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।